हेलो क्लास, आज का हमारा क्लास है 11 सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस। हम वायरसेस क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हमारा लेसन चल रहा है, ये इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है। जो अब देखिए वायरसेस के श्रेणियों को क्यों आज हम पढ़ा रहे हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो ये लोअर कैटेगरी से बैक्टीरिया उठाए, फिर बैक्टीरिया से ये थोड़ा यूनिसेलुलर में आ गए, फिर मल्टी सेलुलर में चले गए, अब इसके बाद ये एनिमेलिया किंगडम भी पढ़ा दिए, फिर वायरसेस अब क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए एक बात को, जब क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने बताया था, इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। मैंने इस लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया हुआ था कि R.H. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 5 किंगडम बताए थे। 5 किंगडम में इन्होंने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में इन्होंने केवल बैक्टीरिया को रखा है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करते चल रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल वाले सारे बैक्टीरिया हैं, यूकैरियोटिक वाले बाकी 4 हैं, जिसमें आपको प्रोटिस्टा आएगा तो प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम ये सब था। इसके बाद आएगा फंगी। फंगी में मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन वो बेचारे, उनका जो फूड हैबिट है ना वो ऑटोट्रॉफिक है ना हेटेरोट्रॉफिक, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले थे। इसके बाद फिर प्लांटी किंगडम आया, तो प्लांटी में मैंने पेड़ पौधों के बारे में बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और इसके बाद फिर एनिमेलिया किंगडम था। लेकिन प्रोफेसर R.H. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई जगह नहीं दिया। कारण क्या था? जब तक ये बायोलॉजी के ये क्लासिफिकेशन करने वाले जब तक ये साइंटिस्ट थे, तब तक वायरस का खोज नहीं हुआ था। किसी भी वैज्ञानिक ने वायरसों को देखा ही नहीं था, उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो इनके बाद जो जब वायरस का खोज किया गया, अब देखिए इसमें दिया है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म का कोई मेंशन इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं किया था, और उसमें से ये वायरस जो है ये मस्ट है। वायरसों को इन्होंने किसी क्लास में नहीं डाला, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि वायरसेस भी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इनके क्लासिफिकेशन के बाद फिर 6 किंगडम वाला आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को जगह दिया गया है, वायरस को अलग किंगडम में रखा गया है। लाइक वायरसेस एंड वायराइड्स। अब देखिए, कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायराइड होते हैं। इन लोगों को R.H. व्हिटेकर ने कोई जगह नहीं दिया था। देयर आर ब्रीफली डिस्कस्ड हियर। अब इसमें हम ब्रीफली पढ़ते हैं, वायरसेस क्या होते हैं जानते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्टियस एजेंट्स। इसको एक लाइन में जान लीजिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर, विषाणुओं की संरचना जो होती है नॉन सेलुलर होती है, अकोशिकीय। मतलब इनका स्ट्रक्चर कोशिका से नहीं हुआ होता है, सेल नहीं होता है इसमें, अभी हम बताएंगे क्या होता है। फिर है नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, इसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होते हैं, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। आजकल एक वायरस का बड़ा खौफ चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसका नाम दिया गया है कोविड-19। तो ये टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों को वायरसेस के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए विषाणुओं के बारे में हम अभी बहुत पीछे हैं। हम तो यही कहेंगे, हम एक अध्यापक होने के नाते ये कहेंगे कि विषाणुओं के बारे में जो माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आता है, देखिए माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है बायोलॉजी का, सब्जेक्ट बायोलॉजी को बहुत से सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें से एक सेक्टर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी अब तक इतना पीछे चल रहा है कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है आज लगभग 7-8 महीने से। लेकिन फ़िलहाल उसका कोई आज तक मतलब कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, उसका कोई एंटीजन नहीं मिल पाया। तो अभी उस पर रिसर्च चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को ऑलरेडी मतलब रिसर्च कर लेना चाहिए था पहले ही कि कोई कोरोना वायरस आएगा और वो महामारी फैला देगा।
तो हम लोगों को इसमें ज़्यादातर स्टडी की अभी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। वायरसों के बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। हम लोगों ने अब तक जितना स्टडी किया हुआ है ये अभी कम ही है। तो देखिए, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्टियस एजेंट, अब इसके बारे में समझिए। वायरसेज आर, विषाणु, कोई पूछ ले विषाणु क्या होते हैं, व्हाट आर वायरसेज, तो आप कहेंगे वायरसेज आर नॉन सेलुलर, विषाणु अकोशिकीय और बिना जीव द्रव्य वाले। प्रोटोप्लाज्म मीन्स होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जैसे मान लीजिए कोई सेल है, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, अब जैसे प्लांट सेल था, एनिमल सेल था, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है लिक्विड टाइप में, जेली टाइप स्ट्रक्चर में, तो उसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म वायरस के अंदर नहीं होता है, भरा ही नहीं होता है। अब जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर सेलुलर है? नहीं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। वायरस जो होते हैं, वायरस को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। वायरस को हम लोग अभी आगे हम बताएंगे आपको। ये इन्फेक्टियस समझिए क्या है। इन्फेक्शन समझते होंगे आप, इन्फेक्शन जैसे आजकल कोई छींक दे रहा है तो कोरोना वायरस फैल जा रहा है खांस देने से, तो इसको इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रमण, संक्रमण फैलना। तो संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले एजेंट तो आप जानते हैं एजेंट माने होता है कारक। तो विषाणु वो कारक हैं, वो एजेंट हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं और नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, मतलब उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है उनके अंदर, और न ही सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनका। वायरस का न तो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, न प्रोटोप्लाज्म होता है, और वो इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को फैलाते हैं। ये एक लाइन में इनका वो डिफिनीशन है, इसको आप नोट कर लेंगे। दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस लोग क्या होते हैं? स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे, मतलब जीवाणु से भी छोटे विषाणु होते हैं वायरस। एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। विषाणु जीवाणु को जो छानने वाली वो आती है, झिल्ली आती है, उसको ये पार कर जाते हैं। पार क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो लेस दैन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा साइज वायरसेस का होता है। दे आर सपोज टू बी ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए ये एक लिंक है किसके किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग। अब इसको मैं समझा रहा हूँ ये क्या होता है लिविंग नॉन लिविंग। जो वायरसेज होते हैं इनमें दोनों लक्षण होते हैं, लिविंग वाले भी नॉन लिविंग वाले भी। आप वायरस को न लिविंग कहेंगे न नॉन लिविंग कहेंगे, दोनों कहेंगे। जब तक ये एटमॉस्फेयर में फैला रहता है, वायरस जो है एटमॉस्फेयर में जब तक रहेगा, अब चाहे वो एयर में उड़ रहा है, वाटर में बह रहा है, जब तक एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी वायरस या विषाणु, कोई भी विषाणु है, तो वो नॉन लिविंग कैरेक्टर दिखाएगा। न वो सांस लेगा, न ग्रोथ करेगा, कुछ भी, कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि वो तो नॉन लिविंग है, वायरस मरा हुआ है, मर चुका है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, उसी को एग्जांपल में लेते हैं। सपोज दैट कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है और मुझे काफ़ी खांसी आ रही है, छींक भी आ रहा है, और मैं मास्क नहीं यूज़ किया हुआ हूँ, मैं लगाया नहीं हूँ मास्क, और मैं किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा कर के छींक देता हूँ। तो जैसे ही मैं छींक रहा हूँ तो मेरे छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो लार के कण वगैरह मेरे नाक से या मुंह से निकलेंगे, वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मेरे बगल में खड़ा है, मैंने छींक दिया उसकी तरफ, अब मेरा छींक मान लीजिए उसके कंधे पर गया। जैसे ही उसके कंधे पर गया तो कंधा तो मतलब ये तो कपड़ा है, तो कपड़ा तो लिविंग थिंग है नहीं। अब इस पर जब तक वायरस रहेगा वो नॉन लिविंग की तरह से पड़ा रहेगा, मतलब ना उसमें ग्रोथ होगा, कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं होगी।
लेकिन जैसे ही अब जैसे ही दूसरा आदमी जिसके कंधे पर मैंने छींका है वो अपने कंधे से मान लीजिए नाक पोंछ लिया या मतलब इसको टच करके अपने नाक के पास लगा लिया। अब ये वायरस क्या मतलब ये टच किया, इसमें वायरस आया और ये नाक को टच किया, नाक पर चला गया, अब नाक से अंदर चला गया। जैसे ही लिविंग बॉडी मतलब मान लीजिए दूसरे के बॉडी के अंदर घुसा, वो तुरंत लिविंग एक्टिविटी करने लगेगा, यानी कि वो ग्रोथ करेगा, फिर अपना अमाउंट बढ़ाएगा, अपनी संख्या, मतलब एक वायरस घुसा वो 24 घंटे में करोड़ों वायरस बन जाएगा, उसमें सेल डिवीजन बहुत तेज फास्ट होने लगेगा, तो इसको आप कहेंगे लिविंग एक्टिविटी कर रहा है। और फिर वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। इसलिए वायरसेस को लिंक कहा गया है लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, कि मतलब जो लिविंग है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिविंग हैं और जो भी हमारे चीज़ें हैं बाहर जो नॉन लिविंग, जैसे दीवार छत ये सब नॉन लिविंग है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं कि मतलब अर्थ पर तो सारी चीज़ें पहले तो नॉन लिविंग थी। पृथ्वी जब बनी तो सबसे पहले सब नॉन लिविंग थे, मतलब नदियाँ बनी, पहाड़ बने, बादल बने, गैसें बनी, लेकिन कोई भी पेड़ पौधा या जंतु नहीं बना। तो अगर इसमें साइंटिस्ट लोग भी अपना थेसिस थ्योरी दिए हुए हैं कि जो जब पृथ्वी बना था तो सबसे पहले तो नॉन लिविंग चीज़ें थी। अब नॉन लिविंग में ही आपस में कुछ रिएक्शन हुआ जिससे ऐसे लोग बने जिनमें कुछ कुछ लिविंग के भी लक्षण आए। पहले तो नॉन लिविंग के लक्षण थे ही, सब नॉन लिविंग ही था, लेकिन कभी कभी वो लिविंग एक्टिविटी करते थे फिर नॉन लिविंग हो जाते थे। तो वो लोग क्या थे? वायरस थे। अब फिर वायरस आपस में नॉन लिविंग एक्टिविटी छोड़ करके केवल लिविंग एक्टिविटी करते चला गया और डेवलप हो गया, बैक्टीरिया बन गया, मतलब उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर बैक्टीरिया भी आपस में जुड़ जुड़ करके मल्टी सेलुलर बनते चले गए। और मैंने आपको इस क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको स्टेप वाइज पूरा नॉलेज दिया हुआ है इसके बारे में कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे मतलब अर्थ पर कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वायरसेस पे। तो ये लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि जब ये एटमॉस्फेयर में रहेंगे, एयर या वाटर में रहेंगे वायरसेस, तो ये नॉन लिविंग एक्टिविटी दिखाएंगे, और जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो मूवमेंट करने लगेंगे लिविंग वाली। इसलिए इनको लिंक एजेंट कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। वायरसेस कैन नॉट मेटाबोलीज, ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है उपापचय क्रिया। जैसे हम लोगों में हम लोगों के बॉडी में कुछ नए नए पदार्थ बनते हैं और पुराने वाले टूटते हैं, तो इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वायरसेस के अंदर ना कोई नया पदार्थ बनता है ना कोई पुराना पदार्थ टूटता है, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं। वायरसेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं ना बाहर से, मतलब गर्मी हो रही तो पसीने निकल रहे हैं, ठंडी लगी तो कांपते हैं, ये स्टिमुलेशन है। लेकिन वायरसेस को कितने भी ठंडी में रख दीजिए वो नॉन लिविंग पड़ा रहेगा, और जैसे ही किसी लिविंग के बॉडी के कांटेक्ट में आएगा वो लिविंग हो जाएगा। तो वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ठंडे से ठंडे जगह पर भी रहते हैं और गर्म से गर्म जगह, मतलब कोई ज्वालामुखी पहाड़ हो एकदम उबलता हुआ, मतलब आग लावा हो, वहाँ भी वायरस होगा। और जो बिल्कुल बर्फ़ की चट्टानें होती हैं आइस की, वहाँ पर भी वायरसेस होंगे, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ तो होंगे ही। तो इनको ठंडे से ठंडे जगह पर हर जगह पाया जाएगा। क्यों? ये मरेंगे ही नहीं ना, ये तो जब तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे नॉन लिविंग रहेंगे। मरते कब हैं ये मरते ही नहीं हैं, वायरस मरते नहीं हैं। अब अगर मान लीजिए कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाए, सपोज दैट कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाए, तो वो होगा क्या? वैक्सीन उन रोगियों को लगाया जाएगा जिनके अंदर कोरोना वायरस है। जैसे जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वो वैक्सीन लगाई जाएगी। अब होगा क्या कि उनके बॉडी के अंदर जो इसका जो लिविंग एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ठप हो जाएगा, ये ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन मरेगा नहीं, ये फिर से नॉन लिविंग हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लेकिन बॉडी को ठीक कर देगा। मतलब जिसके अंदर कोरोना वायरस है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके शरीर से बाहर निकलेंगे जब भी वो सांस छोड़ेगा, छींकेगा, खांसेगा, मतलब वायरसेस निकलेंगे, और फिर जब किसी के कांटेक्ट में जाएंगे फिर से लिविंग हो जाएंगे। ये वायरसेस कभी मरते नहीं हैं, इनको आप इमॉर्टल कह सकते हैं, अमर। वायरसेस अमर प्राणी हैं जो मरते नहीं हैं। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग सेल। मैंने बताया कि जब ये लिविंग सेल
किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं तभी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक वायरस हवा में उड़ रहा है तो वो एक ही रहेगा जब तक उड़ेगा। अगर किसी के बॉडी के संपर्क में आता है तो उससे उसकी बॉडी के संपर्क में आते ही वो अपना अमाउंट बढ़ाने लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने लगेगा। 1 से 1000 वायरस हो जाएंगे, 1000 से 10 करोड़ वायरस हो जाएंगे, मतलब संख्या बहुत तेज बढ़ती है इनकी। तो ये केवल तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि आजकल लॉकडाउन क्यों लग रहा है जगह जगह पे। लॉकडाउन लगाओ, लोगों को मिलने मत दो। अब देखिए, मान लीजिए मेरे अंदर कोरोना वायरस है, लॉकडाउन लगा है, मैं कहीं निकल नहीं रहा हूँ, तो होगा क्या कि सपोज दैट मैं अपने घर में ही बंद हूँ और मैं अकेले अपने कमरे में हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, तो होगा क्या कि मेरे अंदर जो वायरसेस हैं वो मेरे पास ही रह जाएंगे और एटमॉस्फेयर में, मतलब मेरे कमरे के ही एटमॉस्फेयर में रह जाएंगे, अगर मैं खांस छींक भी देता हूँ तब भी। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में जब वो चले जाएंगे तो वो नॉन लिविंग एक्टिविटी करेंगे, मतलब नॉन लिविंग रहेंगे और नहीं फैलेंगे। अगर ये लिविंग एटमॉस्फेयर में भी होते तो वहाँ भी संख्या बढ़ाते रहते, तब कितना भी लॉकडाउन लगा लीजिए इनको आप रोक नहीं पाते। लेकिन लॉकडाउन से ये क्यों रुक रहा है? एक ही विकल्प है, लॉकडाउन लगाइए, सील कीजिए, एरिया को हॉट स्पॉट कीजिए। क्यों ये रोकने के लिए ये क्यों उपाय किया जा रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये लिविंग एक्टिविटी तभी करेगा जब किसी के बॉडी के संपर्क में आएगा, और जब मतलब एक के बॉडी के अंदर रह जाएगा, दूसरे बॉडी में नहीं जा पाएगा, तब तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जब तक रहेगा। और जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसको सैनिटाइजर से धो देंगे, वॉश कर देंगे। और सैनिटाइजर से धोने में वो जैसे मतलब एल्कोहल का यूज किया जाता है सैनिटाइजर, तो उससे भी वायरस मरते नहीं हैं। सैनिटाइजर करता क्या है? जो एल्कोहल वगैरह है ये सब क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक करके इसको नॉन लिविंग स्टेज में ला देते हैं। मैंने बताया ना, वायरस कभी मरते नहीं है, मरेगा नहीं वो। आप ये मत सोचिए कि सैनिटाइजर आप छिड़क रहे हैं तो वायरस मार रहे हैं, मरता नहीं है ये केवल नॉन लिविंग एक्टिविटी करेगा। सपोज दैट कि वो अगर किसी सरफेस पे लगा हुआ है, सैनिटाइजर से आपने उसको धो दिया तो वो तो धुल करके बह जाएगा। अब वो बह जाएगा तो कहीं और चला जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं वो। आप अपने आप को बचा रहे हैं, मतलब आप अपनी सुरक्षा के लिए उसको धो रहे हैं। मतलब वो कहा गया ना कि 18 घंटे या 20 घंटे तक वो एक्टिव है, एक्टिविटी तो वो दिखाएगा ही। 18-20 घंटे नहीं, और ज़्यादा भी दिखाएगा, क्योंकि जब तक आपके बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो नॉन लिविंग एक्टिविटी दिखाएगा। Viruses evolve as a result of mutation and natural selection. म्यूटेशन, देखिए म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन म्यूटेशन होता है ना, किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में अपने आप को सरवाइव कर देना, म्यूटेशन। अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आप देखोगे कि जितने भी मगरमच्छ होते हैं, क्रोकोडाइल, ये लोग कीचड़ में रहते हैं। क्यों कीचड़ में रहते हैं? गर्मियों में कीचड़ में मिलेंगे आपको। ये गर्मियों में कीचड़ में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई हो गया तो हमारे पास तो स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड क्या करता है? पसीने को निकालता है। तो हम एटमॉस्फेयर को मतलब अपने आप को वो कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हम पसीना निकाल रहे हैं। तो हमारा बॉडी जो है ज़्यादा हीट नहीं हो पाता है, एटमॉस्फेयर भले ही हीट रहे। लेकिन बेचारे मगरमच्छों के अंदर, मतलब जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेंगने वाले, सांप है, मगरमच्छ है, इन लोगों के अंदर छिपकलियां हैं, इन लोगों के अंदर स्वीट ग्लैंड नहीं होते, पसीना निकालने वाले कोई अंग नहीं होते। तो ये लोग क्या करेंगे? गर्मियों में ये बेचारे कीचड़ में चले जाएंगे, जहाँ पर ठंडा जगह हो वहीं पर पड़े रहेंगे। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। तो इस तरह से वायरसेस भी म्यूटेशन दिखाते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि सैनिटाइजर छिड़क देंगे आप, तो वो क्या करेगा? अपने आप को म्यूटेट कर लेगा, म्यूटेशन कर लेगा। म्यूटेशन मीन्स वो वायरस जो है वहाँ से तो जाएगा, लेकिन मतलब नॉन लिविंग ही रहेगा, लिविंग एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही किसी भी लिविंग सेल के अंदर आता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ती है तो मगरमच्छ मर जाते हैं, मगरमच्छ मर तो नहीं रहे हैं, मतलब अपने आप को सब वाटर या कीचड़ में डाल दे रहे हैं, जिससे वो उनका बॉडी जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे, हाई ना होने पाए।
इसी तरह से वायरस लोग भी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में जा करके रह लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन होता है। वायरसेज आर नॉन लिविंग विथ वेराइड अपीयरेंस, ऑल वायरसेज आर इन्फेक्टियस। सभी वायरसेस क्या होते हैं? इन्फेक्टियस, संक्रामक, मतलब कोई ना कोई बीमारी ही फैलाएंगे। जितने भी वायरस होते हैं कोई भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, सारे वायरसेस हार्मफुल होते हैं। और बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल कुछ यूजफुल होते हैं। जैसे दही, हमको दही खाना है, दूध को फाड़ करके छेना मिठाई खाना है, तो हम उसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध में लैक्टिक एसिड बनाता है। दही खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा दही में रहेगा, दही उतना ही ज़्यादा खट्टा होगा। आप दही में दूध मान लीजिए आपने पका के रखा हुआ है, थोड़ा सा दही उसमें डाल दीजिए। अब थोड़ा सा दही डालें आप, कुछ बैक्टीरिया उसमें आपने डाला, वो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो जैसे ही उस दूध में जाएगा वो अपना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइकेशन करेगा, अपने ढेर सारे बैक्टीरिया और बनाते जाएगा। एक बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया में टूटेंगे, 4 8 में टूटेंगे, मतलब ऐसे टूटते हैं। और वो रात भर में पूरे दूध को दही बना देंगे। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे कि पूरा दही आपको खट्टा लगेगा। जितना दही जितना भी खट्टा लगता है उसमें उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर दही में कीड़े होते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं और जो कीड़े, उनमें बड़ा अंतर होता है। कीड़े कहते हैं इंसेक्ट को, जैसे मकड़ियाँ, चींटियाँ, ये सब कीड़े हैं, जबकि बैक्टीरिया को वो लोग कीड़े बोल देते हैं। तो हमको भी बड़ा आड़ लगता है, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर दही में तो कीड़े होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, दही में कभी कीड़े नहीं आते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं और वो यूजफुल होते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड भी चाहिए। तो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया होते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन को, मतलब डाइजेशन रेट को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो बैक्टीरिया में कुछ यूजफुल और कुछ हार्मफुल होते हैं, बट वायरसेस जितने भी होते हैं सारे इन्फेक्टियस होते हैं और सभी हार्मफुल होते हैं। तो ये तो रहा वायरसेस के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। इसके बाद आता है वायरल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में मैंने बताया ना कि जीवाणु जो होते, मतलब ये विषाणु, वायरस विषाणु बने कैसे होते हैं। अभी मैंने ये लाइन लिखा हुआ है तो आप लोग तभी से कंफ्यूज होंगे कि ये नॉन सेलुलर है, सेल तो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब कोशिका बना नहीं इसमें, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। अब जब कोशिका नहीं बना तो कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है वो भी इसमें नहीं है, तो फिर इसको क्यों इस श्रेणी में ला रहे हैं? इसको नॉन लिविंग में डाल दीजिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये कभी कभी लिविंग एटीट्यूड क्यों कर लेता है। वायरल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। वायरस इज सिमिलर इन साइज टू ए लार्ज प्रोटीन, जनरली स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये बड़े, मतलब एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल, प्रोटीन का जो अणु जितना बड़ा होता है, लगभग उतने बड़े वायरसेज होते हैं। मतलब सामान्यतः वायरस का आकार प्रोटीन के एक अणु, एक मॉलिक्यूल के आकार का होता है, यानी कि लगभग 200 नैनोमीटर इन डायामीटर। एक वायरस नियर अबाउट 200 नैनोमीटर के डायामीटर में होता है। डायमीटर मीन्स होता है व्यास। अगर मान लीजिए ये वायरस है तो इसके एक साइड से दूसरे साइड तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 200 नैनोमीटर। ये उसका डायामीटर है एक वायरस का। मेनी वायरसेस कैन बी प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। बहुत से वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टल मीन्स होता है छोटे छोटे कण, चीनी के कणों को क्रिस्टल कहते हैं। तो हम इसको बहुत से वायरसों को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एंड द क्रिस्टल्स स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई भी वायरस है, उसको हम क्रिस्टल के रवे के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत लंबे, कई सैकड़ों हजारों साल तक रख सकते हैं। लेकिन वो वायरस नॉन लिविंग की तरफ पड़े रहेंगे और जैसे ही क्रिस्टल से बाहर आएंगे और किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं या लिविंग सेल के कांटेक्ट में, तुरंत वो लिविंग एक्टिविटी करने लगेंगे।
वायरल क्रिस्टल बिकम इन्फेक्टियस व्हेन द वायरल पार्टिकल्स दे कंटेन इन्वेड होस्ट सेल। देखिए होस्ट सेल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना हम लोगों पर हावी हो रहा है, तो हम लोग कोरोना के लिए होस्ट हैं। होस्ट माने HOST, होस्ट मीन्स होता है पोषक, पोषक जिससे आप पोषण प्राप्त कर रहे हैं। अब जैसे मच्छर हमें काट रहा है तो हम लोग मच्छरों के लिए होस्ट हैं, और मच्छर हमारा प्रीडेटर, शिकार कर रहा है ना, हमको आकर के काट के भाग जा रहा है, तो वो प्रीडेटर, तो प्रीडेटर और होस्ट इसी तरह से इन लोगों में रिलेशन होता है। तो वायरस अपने होस्ट सेल, मतलब मान लीजिए हमारे सेल पे कोरोना वायरस ने आक्रमण कर दिया हुआ है, तो हम उस हमारे बॉडी के जितने सेल हैं वो सब कोरोना वायरस के लिए होस्ट सेल होंगे। तो कोरोना मतलब कोई भी वायरस जो है जब किसी भी होस्ट सेल में जाता है तो और ज़्यादा इन्फेक्टियस हो जाता है, अपना इन्फेक्शन फैलाते रहता है। अब देखिए हम वायरसेस को कह सकते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरस को स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? ओनली RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और हम लोगों में DNA होता है, जो डेवलप्ड वाले होते हैं, हम लोगों में क्या होता है? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड ही है जिसके कारण हम इसे नॉन लिविंग नहीं कर सकते। और क्या चीज़ है? अब चीज दूसरा शब्द बचता है कैप्सिड। मान लीजिए न्यूक्लियो तो समझ गए, न्यूक्लियो क्या है, मतलब न्यूक्लियो तो समझ गए, और कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक कैप्सूल है। कैप्सिड जो है ये एक वायरस का आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, जो किससे बना है? प्रोटीन से। प्रोटीन से बने हुए आउटर मोस्ट लेयर। अब मान लीजिए कोई वायरस है, जैसे सपोज दैट ये एक वायरस है, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका जो बाहर का जो ये खोल आप देख रहे हैं, जो कवर है, ये कैप्सिड है, जो किससे बना है? प्रोटीन से। और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे RNA बस तैरते रहेंगे, इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता है। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रोटिस्टा किंगडम वाले में बताया था, मैं मोनेरा में जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं, मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि मोनेरा जो सेल है वो भले ही डेवलप्ड सेल नहीं है, उसमें झिल्ली युक्त जो मेम्ब्रेनस पार्ट हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोनेरा के सेल के अंदर फ्लूइड तो होता है, फ्लूइड भरा रहेगा। अब उसमें RNA ऐसे ही भले ही तो वो रहेंगे, उड़ते रहेंगे। अब जो डेवलप्ड सेल होते हैं, जैसे एनिमल सेल या प्लांट सेल में आप आएंगे तो आप देखेंगे ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ये DNA क्या होता है? DNA का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे पाएंगे, ऐसे DNA का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डबल स्ट्रैंड, मतलब दो धागे आप देख रहे हैं, ये सिंगल RNA होते हैं। अगर आप इनको तोड़ें तो एक धागा मतलब एक धारा ऐसे तोड़ दें और दूसरा वाला ये ऐसे तोड़ दें, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को लपेटे हुए ऐसे ऐसे है, अलग अलग कर दें तो एक को आप कहेंगे RNA, मतलब हर सिंगल को आप RNA कहेंगे। और जब ये सिंगल वाले आपस में जुड़ करके ओवरलैप हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है DNA। जब ये आपस में ओवरलैप रहेंगे तो DNA है, और DNA पाया जाएगा डेवलप्ड एनिमल में, और RNA पाया जाता है अनडेवलप्ड में। तो ये RNA जो है यही पाया जाता है वायरस के अंदर। न्यूक्लियोकैप्सिड इसीलिए नाम दिया गया है। वायरस का दूसरा नाम, अगर कोई वायरस को पूछ ले, वायरस को स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सा नाम दिया गया है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल पढ़ाएंगे।